हेलो प्यारे बच्चों। तो आज बेटा फिर से हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आज बेटा हमारा लेक्चर नंबर 4 है और जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कंटिन्यू किया था, सेम टॉपिक को बेटा हम लोग अपना आज आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले बेटा आप लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कर लिया था। आज हमारे पास दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो बेटा अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, इनको जो है हम लोग डिटेल में भी स्टडी करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है बेटा और डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल हम समझ लेते हैं क्लासरूम के हिसाब से। जैसे मान लेते हैं बेटा कि आप क्या हुआ है कि आपका फर्स्ट डे है और आप किसी बेंच पर बैठे हुए हैं, किसी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। क्लास में एक बच्चा आता है, आपको नहीं पता वो बच्चा होता है ना, कुछ हर क्लास में कुछ बच्चे थोड़े से मतलब दादा टाइप के होते हैं। वो आएंगे, बोलेंगे भाई खड़ा हो जाओ या बहन यहां से उठ जाओ, मुझे बैठना है। और आपको वहां से उठना पड़ेगा और फिर वो बच्चा जो है आपकी सीट पर बैठ जाता है। दिस द केस 1। केस 2 क्या होता है बेटा कि आपने जो है कोई बच्चा चाह रहा है कि भाई आपकी सीट पर बैठना चाह रहा है और आप चाह रहे हो जहां पर वो बच्चा बैठा है उसके साथ आप एक्सचेंज करना चाह रहे हो। आप दोनों लोग म्यूचुअली जो है अपनी सीट को एक्सचेंज करना चाह रहे हो। तो क्या होगा, वो बच्चा आपकी सीट पर बैठेगा और आप जो है उसकी सीट पर जाकर के बैठ जाओगे। दिस इज द सेकेंड केस। तो जो बेटा फर्स्ट केस था उसमें क्या हुआ, कोई डोमिनेंट बच्चा था, उसने क्या करा, एक बच्चे को अपनी सीट से हटा करके उसकी जगह पर बैठ गया। सेकेंड वाले केस में क्या हुआ, दोनों बच्चों ने अपनी सीट को चेंज तो किया बट इट वॉज म्यूचुअल, तो म्यूचुअल एक्सचेंज किया। तो जो फर्स्ट केस है बेटा वो आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा जो बेटा केस है वो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई रिपीट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी दो कैटेगरी है। अगर वैसे बात करें तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो जो फर्स्ट केस था आपका उसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जबकि सेकेंड केस को क्या बोलेंगे बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ओवरऑल दो कैटेगरी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फर्दर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं डिस्प्लेसमेंट में जो मेटल मेटल्स के बीच में होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो मेटल नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। आई रिपीट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो मेटल मेटल्स के बीच में होगी और नॉन मेटल के बीच में होगी। मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन आप लोगों को हर एक कैटेगरी के एक एक एग्जाम्पल्स आपको कमेंट में जरूर लिखना है। इसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हम लोग बेटा क्या करने वाले हैं, पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इनके टाइप्स, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर इनके टाइप्स को स्टडी करेंगे और आज के लेक्चर में इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। बेटा 100% आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो किसी भी हाल में आप इस टॉपिक को इग्नोर ना करें। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप उसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अगर बेटा मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन की, तो जैसे बेटा मान लीजिए मैंने लिखा ए बी प्लस सी gives AC plus B। आपने क्या देखा यहां पर बेटा कि इट इज अ कंपाउंड, ए बी कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसको मैंने सी के साथ रिलेट कराया। सी ने क्या करा बेटा, अपनी पोजीशन चेंज करके उसने ए के साथ बॉन्डिंग करी और फाइनली बी को यहां से रिमूव कर दिया। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला हमें, AC, और बी जो है बेटा वो क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया, वह सेपरेट आउट हो गया। This is the representation of a displacement reaction। ठीक है बेटा यहां तक। तो अगर सर व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो बेटा देखो अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो आप सिंपल सा लिख सकते हो, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव स्पीसीज। क्योंकि मैंने क्लासरूम वाले एग्जाम्पल में वर्ड यूज किया था डोमिनेंट, हालांकि वो वर्ड ऐसा कुछ मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे रिएक्टिव। So the reaction in which more reactive element, not the metal and non-metal। कई बार बच्चे डेफिनेशन में लिख देते हैं कि metals,
तो क्या डिस्प्लेसमेंट सिर्फ मेटल्स में होता है? नहीं, नॉन मेटल्स में भी होता है। तो हम क्या करेंगे? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट और स्पीसीज डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव स्पीसीज और एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर आप देख सकते हो कि सी ने जो है बेटा बी को क्या करा? डिस्प्लेस कर दिया। व्हाट डज इट मीन? सी इज मोर रिएक्टिव देन बी। या ये कह लो ए की बॉन्डिंग सी के साथ ज्यादा स्टेबल होगी, इसलिए जो है ऐसा हुआ। दूसरे तरीके से आप कह सकते हो कि ए और बी के बीच में ये दोनों साथ में तो थे, बट इनके बीच में जो है बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इसका फायदा किसने उठाया? थर्ड वन ने, और फाइनली जो है एक नया प्रोडक्ट बन गया। ठीक है बेटा, इसीलिए हमारी फैमिलीज में भी कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे दो ब्रदर हैं, दो सिस्टर हैं, अगर हमारे आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो थर्ड वन जो है इसका फायदा उठा सकता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव वन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम लोग बेटा पहले करेंगे मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। हम किसकी बात करेंगे बेटा? मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, यानी ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जिनमें मेटल्स इन्वॉल्व है। जिनमें कौन इन्वॉल्व है बेटा? मेटल्स इन्वॉल्व है। इसको करने से पहले बेटा क्लास 8 में आपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा था, वहां पर एक टॉपिक था रिएक्टिविटी सीरीज। वो एक सीरीज था जिसमें मेटल्स को हम लोगों ने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अगर आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज लर्न नहीं है, एक्टिविटी सीरीज लर्न नहीं है, तो यू माइट फेस सम प्रॉब्लम। तो बेटर है कि आप उस टॉपिक को जरूर लर्न कर ले, मेमोराइज कर ले। तो बेटा जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है बेटा, अब यहां पर कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन में ग्रेस कलर की होती है, और यहां पर क्या होगा बेटा? बेटा इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी जो है डाल रखा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एक्टिविटी वाले सेक्शन में आप जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी। तो आयरन यू नो वेरी वेल कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा बेटा? आपका FeSO4 प्लस कॉपर विल बी सेपरेट आउट। जो ये ब्लू कलर का था ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, और रेडिश ब्राउन कॉपर डिपोजिट हो जाएगा आयरन नेल के ऊपर। तो दिस इज द एग्जांपल इन विच वन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसिंग द लेस रिएक्टिव मेटल। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर अगर मान लेते हैं कि हमने FeSO4 को किसी केमिकल के साथ रेडिएट कराया, तो क्या सर ये प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल, हम आयरन को भी सेपरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेना होगा। तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। देन व्हाट विल हैपन बेटा? प्रोडक्ट बन जाएगा आपका Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट आयरन की 2, सो एल्यूमिनियम सल्फेट। और उसके बाद बेटा आपका जो है आयरन क्या होगा बेटा? सेपरेट हो जाएगा। यहां पर आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2A लगा दोगे आप, तो रिएक्शन आपकी जो है एल्यूमिनियम बैलेंस हो गई। SO4 यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आपको 3 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपको 3 करना पड़ेगा। तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। आपने क्या देखा बेटा? एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब हुआ कि ये जो है एल्यूमिनियम जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। सर अगर हम इसको और ज्यादा फर्दर रिएक्ट कराएं तो बिल्कुल करवा सकते हो आप। लाइक अगर आप Al2SO4 होल थ्राइस को किसी भी ऐसे मोर रिएक्टिव मेटल से अगर आप रिएक्ट कराते हो, तो आप एल्यूमिनियम को भी रिप्लेस कर सकते हो। तो रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम से जो भी रिएक्टिव एलिमेंट आप ले सकते हो। मैं फिलहाल सोडियम की बात कर लेता हूं। यू नो वेरी वेल पोटेशियम एंड सोडियम आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर Na2SO4 प्लस एल्यूमिनियम। बैलेंस तो करना पड़ेगा। हियर इट इज 1 सोडियम, हियर इट इज 2, तो आई हैव टू पुट 2 हियर। उसके बाद आप देखोगे कि SO4 तो सर यहाँ पर 3 है, SO4 तो सर क्या है? 3 है। आपको क्या करना पड़ेगा? आप यहां पर मान लीजिए 3 लगाएंगे। लेकिन ऐसा करने से आप देख रहे हो कि सोडियम कितने हो रहे हैं बेटा? सोडियम कितने हो रहे हैं बेटा? बताइए। 3 2 6। आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा?
6 सोडियम लगाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो आप चेक कर सकते हो कि आपका सोडियम 6, 3 2 6, सल्फेट यहाँ पे बेटा कितने हो गए 3, यहाँ पे भी सल्फेट 3 हो गए, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम। आपने क्या देखा, एल्यूमिनियम ने सोडियम ने एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर दिया। इट मींस सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। सर क्या कॉपर भी किसी को डिस्प्लेस करता है? बिल्कुल होता है। देखो इस यूनिवर्स में ना हर कोई किसी से डोमिनेंट है तो कोई किसी से रेसेसिव है। कॉपर भी अपनी जो है डोमिनेंसी शो करता है जरूरत पड़ने पे। किसके साथ? सिल्वर के साथ कर लेगा, वो गोल्ड के साथ कर सकता है, प्लेटिनम के साथ कर सकता है। हालांकि गोल्ड और प्लेटिनम की तो बेटा ज्यादातर कंपाउंड ही नहीं मिलते आपको, लेकिन हाँ सिल्वर वगैरह को इजीली ये डिस्प्लेस कर पाता है। तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। हमने इसमें वो एग्जांपल्स लिए जिसमें सिर्फ मेटल्स इन्वॉल्व है, और ये सब के सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह लो या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह लीजिए, उनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग इसकी नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं जिसमें हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करेंगे। ध्यान रहे, मेटल मेटल की बात करें चाहे नॉन मेटल्स की बात करें, लेकिन आपका जो फॉर्मेट होगा रिएक्शन का वो सेम रहेगा, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। जनरली बेटा ये एग्जांपल्स आज बुक में नहीं है, जब आप हाई क्लास में जाएंगे तो आप उसको स्टडी करेंगे। इसीलिए जो लेक्चर्स मैं आपको बताता हूं, इट इज नॉट ओनली फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, rather than you can consider it as the foundation for IIT JEE, NEET, etc. So अगर हम बात करें बेटा नॉन मेटल की, तो एक आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड लिया, HI का हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर बेटा हम इसको ब्रोमीन के साथ प्रॉपर कंडीशंस में रिएक्ट कराते हैं, हर एक रिएक्शन की एक प्रॉपर कंडीशन होती है, टेम्परेचर, प्रेशर। तो ब्रोमीन जो है आयोडीन को क्या करेगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा एंड प्रोडक्ट विल बी HBrI2। बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाना पड़ेगा, यहां पर आपको 2 लगाना पड़ेगा एंड द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सिमिलरली सर अगर हम HBr को रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ तो क्या होगा सर? अगेन क्लोरीन जो है बेटा याद रहे, ब्रोमीन इज ऑल्सो ए नॉन मेटल, आयोडीन इज ऑल्सो ए नॉन मेटल। आपने पढ़ा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो ये चारों के चारों जो है बेटा आपके नॉन मेटल्स हैं एंड वी कॉल देम हैलोजेंस। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम लोग? हैलोजेंस, जिनमें इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही है, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव वन, और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो क्या होगा बेटा आप बता दीजिए, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? यहां से एक क्लोरीन यहां से आप ले लेंगे। याद रखिए सर कैसे पता चलेगा हमें कि एक ही ब्रोमीन आएगा? व्हाई नॉट HBr2? वैसे तो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ब्रोमीन की वैलेंसी 1, इसलिए HBr। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई अगर आप एक आयोडीन को यहां से डिस्प्लेस कर रहे हो तो एक ही तो ब्रोमीन भी लगेगा ना। जैसे यहां से एक ब्रोमीन को मुझे डिस्प्लेस करना है, उसकी जगह पे क्लोरीन भी एक ही लगेगा। या सिंपल लैंग्वेज में हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? HCl प्लस ब्रोमीन। सिमिलरली अगर सर मैं HCl को रिएक्ट कराता हूं फ्लोरीन के साथ, हालांकि फ्लोरीन जो है बेटा इसकी रिएक्टिविटी कंडीशन के लिए आपको एक्सट्रीम चाहिए होगा, यानी आपको बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए होगा, कि फ्लोरीन है तो वैसे बहुत रिएक्टिव, बट फ्लोरीन मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फाइनली क्या बन जाएगा बेटा आपका? HF एंड क्लोरीन। तो आपने बेटा क्या देखा कि फ्लोरीन ने डिस्प्लेस कर दिया क्लोरीन को, क्लोरीन ने डिस्प्लेस कर दिया ब्रोमीन को, ब्रोमीन ने डिस्प्लेस कर दिया आयोडीन को। तो जैसे मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, सिमिलरली नॉन मेटल्स की रिएक्शंस में भी एक रिएक्टिविटी ऑर्डर हो सकता है। तो सर क्या हमें सब कुछ याद करना पड़ेगा? नहीं सर,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो परसेप्शन है इंसान के दिमाग में कि केमिस्ट्री इज मीन टू लर्न ओनली, मेमोराइज ओनली, आई एम नॉट एग्री विद इट 100%। हाँ बेटा, आपको हर चीज में कुछ ना कुछ, हर सब्जेक्ट में आपको कुछ चीजें तो लर्न करनी पड़ती है, उसके बिना तो आप कैसे करते हो। आप मैथ्स में बेटा आप ट्रिगोनोमेट्री भी करते हो तो आपको कुछ चीजें तो लर्न करनी पड़ती है ना, कैलकुलस में कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ती है ना आपको। तो वैसे ही केमिस्ट्री तो बेटा क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। और जैसे ह्यूमन बींग्स में हर एक का नेचर अलग अलग होता है, केमिस्ट्री में भी हर एक केमिकल रिएक्शन का अपना अपना नेचर होता है। तो आपको कुछ चीजें समझनी होती है, कुछ चीजें आपको याद भी करनी होती है। तो इसी के साथ हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर उसके दो टाइप, मेटल मेटल एंड नॉन मेटल के रिएक्शंस हमारे हो गए। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी में, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे ही मैं बोल रहा हूं, आपको तुरंत वो एग्जांपल याद आ जाना चाहिए जो मैंने आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया, क्लासरूम वाली बात, जिसमें आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी सीट को म्यूचुअली एक्सचेंज करते हो। तो लेट अस स्टडी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो इट इज AX प्लस BY विल गिव यू AY प्लस BX। आपने क्या देखा बेटा, यहां पर ये Y X की जगह पे आ गया और X Y। तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सचेंज। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट बन गया AY प्लस BX। ठीक है बेटा, इसमें अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, देखो बेटा अब जैसे ये AX है तो अपने आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहां से ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ये AX है, पहले ब्रेक डाउन होता है अपने आयंस में, A प्लस X माइनस, फिर ये BY है बेटा, ये भी ब्रेक डाउन होता है अपने आयंस में। अब क्या होता है, देखिए बेटा एक चीज याद रखनी है, सर केमिकल रिएक्शन होते क्यों है, ये बना तो था ना कंपाउंड कितना बढ़िया, क्या जरूरत है टूट करके एक नया कंपाउंड बनने की। तो बेटा ऐसे तो फिर नई चीजें बनेंगी नहीं ना। यहां पर आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि फिटेस्ट लॉ होता है। तो हर एक चीज में ना बेटा जो बेस्ट होता है हम उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, AX एक कंपाउंड था बट उसको लग रहा था कि ठीक है जब तक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मैं AX बन के रह लूंगा। लेकिन जैसे उसको ऑप्शन मिला कि नहीं भाई मैं तो AY बन करके ज्यादा स्टेबल हूं, वो AY बन जाता है। होता है नहीं होता बेटा, आप कहीं पर आप जो है पढ़ाई करते हो, कहीं पर भी किसी चीज को स्टडी कर रहे हो, आपको जब तक कोई और ऑप्शन नहीं है आप किसी चीज को भी देख कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, फिर आपको एक बेटर ऑप्शन मिलता है आप और आगे जाते हो। अब बिल्कुल जाना भी चाहिए, है ना बेटा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रिएक्शंस कीप ऑन गोइंग तब तक जब तक ये फाइनली और मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ना बन जाए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के सॉल्यूशंस लेते हैं। तो पहले इनके आयंस बनेंगे और जैसे आयंस बनने के बाद जो A प्लस है उसकी Y माइनस के साथ कॉम्पेटिबिलिटी है और B प्लस की X माइनस के साथ है, इसलिए ये इधर आ जाएंगे भाई साहब और ये भाई साहब इधर चले जाएंगे और आपका फाइनली AY और BX बन जाएगा। तो यहां पर आपने क्या देखा कि एक्सचेंज कौन कर रहे हैं, एटम्स कर रहे हैं बेटा कि आयंस कर रहे हैं। तो ये आयंस कर रहे हैं। आयंस पता है ना बेटा, चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस। दो तरह के चार्ज स्पीसीज होते हैं, यानी ये कह लो आयंस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बेटा पॉजिटिवली चार्ज जिन्हें हम कैटायंस बोलते हैं, एक होता है बेटा नेगेटिवली चार्ज जिसे हम एनायंस बोलते हैं। मेटालिक जो स्पीसीज होते हैं पॉजिटिवली चार्ज वाले, उन्हें हम लोग रेडिकल्स भी, बेसिक रेडिकल्स भी बोलते हैं, और जो एनायंस होते हैं उन्हें हम एसिडिक रेडिकल्स भी बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th एंड 12th के अंदर। तो अगर सर आप डेफिनेशन तो बता दीजिए क्या होगी डबल डिस्प्लेसमेंट की। बिल्कुल बेटा, प्लीज नोट डाउन द रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जब आप आंसर शीट में लिखोगे ना बेटा, तो जो आपके पेपर के इवेल्युएटर होंगे वो बस ये वर्ड ढूंढेंगे, क्या बच्चे ने म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन लिखा है। ऐसा नहीं कि दिस इज द ओनली वर्ड दैट यू कैन राइट, बट इट इज द मोस्ट कॉमन वन। तो
द रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस किनके बीच में, बिटवीन टू सॉल्ट, सॉल्ट सॉलिड लिक्विड या गैस, तो सॉल्यूशन होगा बिटवीन टू सॉल्ट सॉल्यूशंस। आई रिपीट एंड फाइनलाइज, द रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू सॉल्ट सॉल्यूशंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, चलिए। देखो बेटा, नोट डाउन जरूर करें। कभी भी जब आप लेक्चर को देखते हैं, पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं, नॉट फ्रॉम माई सोर्स ओनली, फ्रॉम एनी सोर्स, तो आप मेक श्योर करें कि आप जो भी कुछ सुन रहे हैं उसको आप लिखेंगे। मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स का यूटिलाइज करेंगे तो वो आपको लंबे टाइम तक के लिए रहेगा। कंफर्ट जोन में नहीं रहना, सो करके फोन नहीं देखना है, प्रॉपर अपने स्टडी कॉर्नर में जो आपकी स्टडी टेबल है आप वहीं पर सिटिंग पोजीशन में प्रॉपरली चेयर पर बैठ करके लेक्चर को देखिए। चलिए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा मैंने आपको बताया था कि फर्दर दो कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट था बेटा हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहले भी आप पढ़ चुके हो, बिल्कुल इट इज नॉट न्यू टॉपिक। और सेकेंड वन है बेटा हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बेटा देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको बुक्स के में पढ़नी है और आपके मार्क्स ले आए आप और आपका काम खत्म हो गया। दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ एज वेल। आपने बेटा जैसे कई बार हम कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं और हमें इनडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो आप क्या करते हो, आप लेते हो एंटासिड, यानी कि जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे ऐसा केमिकल, तो उसे हम बोलते हैं, जनरली वो बेस होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है। एग्जांपल के तौर पे इनो, इनो जो हम लेते हैं वो क्या है, एक बेसिक सोल्यूशन है, तो वो भी आपका जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बेटा क्या होता है, आयरन जो है आपका जब उसको मॉइस्चर के कांटेक्ट में लेके आया जाता है, या ये कह लो कि मॉइस्चर जब आयरन के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, धीरे धीरे फॉर्मेशन ऑफ रस्ट होता है, तो आयरन के सरफेस पे रस्ट बनता जाता है, जंग बनता जाता है और आयरन वहां से डिस्प्लेस होता जाता है। तो ये भी हमारे डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है। इसके अलावा बेटा आपने कभी देखा ना हो या पढ़ोगे कभी, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, तो रेलवे ट्रैक्स को जो है बेटा वेल्डिंग की जाती है, ज्वाइन किया जाता है टाइम टू टाइम पे, अगर कहीं पे किसी भी कारण से क्रैक आ जाए तो जो रेलवे ट्रैक्स को जो वेल्डिंग करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए हम वहां पर भी एक रिएक्शन यूज करते हैं, उस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन, वो भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे बेटा हम लोग खाने में जो है बेकिंग पाउडर डालते हैं, तो बेकिंग पाउडर का जो यूज है, जो वर्किंग ऑफ बेकिंग पाउडर है खाने में, वो भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। अगर इसके अलावा आप कुछ और भी आपके दिमाग में आता है, कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होंगी जो मुझे पता नहीं है, आपको पता होंगी डे टू डे लाइफ में, आप उसको भी मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। ठीक है बेटा, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हम बात करते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको पता ही है, द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस, द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस combines to give salt and water is called neutralization reaction। हिंदी में अगर बात करें, अगर हिंदी मीडियम बच्चे देख रहे हैं तो, कि जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो लवण और जल बनता है, इसी अभिक्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एसिड बेटा आप सबको पता होगा ये अम्ल है, बेस क्षार है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एक ही एग्जांपल काफी रहेगा। जैसे बेटा मान लीजिए मैंने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और बेटा हमने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सल्फ्यूरिक एसिड को बेटा किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेटा आप क्या बोलते हैं, आपको पता ही होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। एक कास्टिक सोडा होता है, एक कास्टिक पोटास होता है ना, NaOH और KOH। तो बेटा यहां पे क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, कैसे, तो ये भी पहले ब्रेक डाउन होंगे, किसमें, यहां से ये ब्रेक डाउन होगा, ये प्लस आएगा, माइनस आएगा,
प्लस आएगा, माइनस आएगा, फिर क्या होगा बेटा, ये Na और SO4 मिलकर के आपको देंगे Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ये एक सॉल्ट है बेटा, क्या ये सॉल्ट है। और इधर H प्लस और OH माइनस मिलकर के बना लेंगे H2O, दैट इज द वाटर। बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे ऐसा करोगे तो 2 हाइड्रोजन मिलकर के 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा। उसके बाद SO4 का ऑक्सीजन तो पहले से बैलेंस है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गया, तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेटा, है ना, ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बेटा यहां पर हम लोग पहले प्रेसिपिटेट वर्ड को समझ लेते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं बेटा प्रेसिपिटेट वर्ड। प्रेसिपिटेट वर्ड का मतलब होता है बेटा इनसॉल्युबल सॉलिड मास। क्या होता है बेटा, इनसॉल्युबल सॉलिड मास। जैसे बेटा हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ले ली और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से कोई केमिकल X था। आपने बेटा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक दूसरा केमिकल डाला Y, और जैसे ये X और Y आपस में कांटेक्ट में आए तो कुछ एक सॉलिड सी चीज बन गई, एक जो है सॉलिड सी कोई चीज बन गई, जिसको जब आप इस टेस्ट ट्यूब को शेक भी कर रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू शेक इट एंड यू आर ट्राइंग टू मिक्स इट वेल, आप देख रहे हो कि थोड़ी देर के लिए मिक्स होगा, अगेन ये जो है सॉलिड जो है सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये जो सॉलिड मास है, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, प्रेसिपिटेट। शॉर्ट में इसको पीपीटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में पीपीटी। जैसे अगर आपको और कोई एग्जांपल डे टू डे लाइफ की बात करें, तो जैसे बेटा मिल्क होता है ना, दूध, तो कई बार आप उसको फ्रिज में रखना भूल जाते हैं और वो दूध क्या होता है, खराब हो जाता है। तो दूध खराब हो जाने को हम आम बोलचाल में कहते हैं दूध फट गया, है ना बेटा, दूध का फटना या कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो वहां पे क्या होता है बेटा कि आप देखोगे कि पानी अलग हो जाता है और सॉलिड मास अलग हो जाता है। आप उसको कितना भी शेक वेल कर लो, अगेन आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि सॉलिड पार्ट जो होता है वो अलग हो जाता है और लिक्विड पार्ट, पानी वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाता है। तो वो जो सॉलिड मास है उसको आप कह सकते हो कि वैसा कुछ जो होता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, पीपीटी कहते हैं। तो सर, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पहला इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बेटा सोडियम सल्फेट, ठीक है बेटा, सोडियम सल्फेट नाम है इस केमिकल का, और आपने ले लिया बेरियम क्लोराइड। अब जैसे ये 2 सॉलिड है, डेफिनेशन तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट की पता ही है, और ये उसी का तो पार्ट है ना बेटा, उसी का एग्जांपल है। तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा किसके बीच में, 2 सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में, और जो प्रोडक्ट बनेगा उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब उसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर में कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट बना, लाइक BaSO4 डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और 2NaCl। ये साथ साथ बेटा मैंने बैलेंस भी कर दिया कि ये 2 सोडियम थे, 2 क्लोरीन थे, तो 2NaCl लगा। तो ये जो बेरियम सल्फेट है बेटा, ये इसी तरह का सॉलिड मास बन जाएगा और इसका कलर होगा व्हाइट। तो इसको हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट इज ऑफ व्हाइट कलर, इसलिए व्हाइट पीपीटी बोलते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड कंटेंट होगा नीचे की तरफ, ठीक है बेटा। अच्छा, प्रेसिपिटेट बेटा अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ जो होते हैं टॉप पे दिखते हैं, कुछ जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जनरली जो मेटालिक प्रेसिपिटेट्स होते हैं ना बेटा, जो हैवी मेटल्स जैसे आयरन के प्रेसिपिटेट या सिल्वर के या गोल्ड के, तो वो नीचे सेटल डाउन होंगे, और जो हल्के होंगे बेटा वो ऊपर टॉप पे फ्लोट करेंगे। तो ये आपका व्हाइट पीपीटी बना, और ये आपका सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना। ये सब बेटा देखो मैं स्टेट्स नहीं लिख रहा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था आपको कि हर एक रिएक्शन आपको क्या करना है, उनकी स्टेट्स लिखनी है और उनकी जो भी कंडीशंस है वो जरूर लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस्ड होनी जरूरी है। तो
ये जो है ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट इज द प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया और उसके अंदर हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आपको बता दिया। तो इस तरह से आज के लेक्चर में बेटा हमने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक जो है डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दो कैटेगरीज थी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी हमने दो कैटेगरी आपको बताई, मेटल मेटल्स की रिएक्शंस और उसके बाद मेटल नॉन मेटल की रिएक्शंस। उसके बाद हम आ गए डबल डिस्प्लेसमेंट पे। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी हमने दो रिएक्शंस आपको बताए, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिर्फ आपको इनके मतलब या इनके एग्जाम्पल्स ही नहीं बताए, आपको ये भी बताया कि इन रिएक्शंस का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या रोल है। तो अब जो है बेटा हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद इस पूरे चैप्टर का फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रह रहा है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप में से जो बच्चे आगे साइंस लेंगे तो यही रिडॉक्स रिएक्शन जो आज एक छोटा सा टॉपिक है क्लास 11th में जाकर के एक पूरा का पूरा चैप्टर बन जाता है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो बाद में जाकर के आप कहीं ना कहीं सफर करेंगे। तो आप लोग बेटा लेक्चर्स देखते रहिए। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो उसको लाइक करें, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज अगर आप में से किसी बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें, सो दैट टाइमली आपके पास सारे जो लेक्चर्स है वो पहुंचते रहे और आपको बेनिफिट मिले और मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।